Good morning, students. Today we are going to proceed with another important topic, that is reproductive system. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला कंपोनेंट जो हम पढ़ेंगे दैट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों चाहिए? ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल? फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. अगर एनिमल रिप्रोड्यूस करेंगे तभी नई जनरेशन पैदा होगी, और अगर नई जनरेशन पैदा होती है तभी वो स्पीशीज जो है वो रहती है, उसका सर्वाइवल रहता है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो नई जनरेशन पैदा नहीं होगी, नई जनरेशन पैदा नहीं होगी तो वो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. ठीक. सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. और रिप्रोडक्शन को करने के लिए जो नीड है दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की. तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो कंपोनेंट है. पहला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. प्राइमरी का मतलब दैट इज अटर मोस्ट एसेंशियल, जिसके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है. तो इन केस ऑफ मेल वो है टेस्टिस. तो टेस्टिस ही है जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है. अगर टेस्टिस नहीं होगी तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा. एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो वाले हैं दैट इज एडिशनली हेल्प करते हैं टेस्टिस को फॉर द ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्पर्म फ्रॉम मेल टू द फीमेल. इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस दैट विल बी स्टडीड अहेड. तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले यूनिक स्ट्रक्चर के लिए दैट इज सेक्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है. अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में शो किया हुआ है मेल है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शो किया हुआ है दैट इज टेस्टिस, वो सेक्रोटम में प्रेजेंट है, और पेनिस विच इज रिक्वायर फॉर द ट्रांसफर द स्पर्म फ्रॉम मेल टू द फीमेल. और नीचे जो डायग्राम है उसमें दिखाया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्लैंड्स, टेस्टिस की सेक्शन, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है जिसे हम आगे पढ़ेंगे. तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे सेक्रोटम को, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है. तो सेक्रोटम क्या है? लोकेटेड है इज ए स्किन कवर्ड हाईली पिगमेंटेड. स्किन का है वो स्ट्रक्चर, हाईली पिगमेंटेड है, मस्कुलर ऑर्गन है, बिटवीन द टू लेग्स वो प्रेजेंट होता है और हैंग कर रहा होता है फ्रॉम द एब्डोमन. तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग टेस्टिस जो है वो एब्डोमन पे नहीं प्रेजेंट होती है, वो एब्डोमन से नीचे हैंग कर रही होती है. बट इन सर्टेन एनिमल्स तो वो क्या होती है, टेस्टिस एब्डोमन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, वो हैंग डाउन नहीं कर रही होती है. तो ह्यूमन बीइंग में मेल के केस में टेस्टिस जो है वो नीचे हैंग कर रही होती है और प्रेजेंट होती है सेक्रोटम के अंदर. सेक्रोटम के जो मसल है वो डाटस मसल बना होता है. डाटस मसल की क्वालिटी होती है कि इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है. टेस्टिस का टेम्परेचर हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री कम रहना चाहिए सो डैट प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पर्म कैन टेक प्लेस. तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म वो टेक प्लेस होता है टेस्टिस में, और उसकी ये कंडीशन है कि उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री हमेशा कम रहना चाहिए. डैट इज़ वाई वो एब्डोमन के अंदर नहीं प्रेजेंट होती, वो एब्डोमन के बाहर नीचे हैंग कर रही होती है. तो गर्मी में जब टेम्परेचर ऑलरेडी बाहर का ज़्यादा होता है तो टेस्टिस जो है, जो सेक्रोटम है, वो थोड़ा लूज बन जाता है, वो ऐसे लटक रही होती है. इन केस ऑफ विंटर जब बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है तो अब क्या हुआ है कि ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो गया बॉडी से, तो वो क्या करता है बॉडी के साथ अटैच हो जाती हैं. तो जो सेक्रोटम है उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं सो डैट टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के साथ जुड़ जाए और वहाँ से हीट अप गेन करे फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. ठीक. अब सेक्रोटम को अगर बाहर से देखा जाए तो एक लाइन होती है जो इसे डिवाइड कर रही होती है, उस लाइन को बोलते हैं रेफे. और अंदर से, ये सिर्फ बाहर से डिवीज़न नहीं होती, अंदर से भी देखा जाए तो ये जो सेक्रोटम है ये अंदर 2 चैम्बर में डिवाइडेड है. हर एक चैम्बर में एक टेस्टिस प्रेजेंट होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमन से डिसेंड होके सेक्रोटम में जाती है. तो वो वाली कैनाल, वो वाला चैनल, वो वाला पैसेज यहाँ से टेस्टिस डिसेंड होके सेक्रोटम में गई होती है, उसे इंजिनल कैनाल बोलते हैं. ठीक है बच्चों. तो ये डायग्राम दिखाई हुई है, पहली डायग्राम में रेफे दिखाया हुआ है, दूसरी में दिखाया हुआ कि देखो अंदर से उसकी 2 डिवीज़न हो रखी हैं, तीसरी डायग्राम में फर्दर दिखाया हुआ कि हर एक डिवीज़न में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ठीक है बच्चों, होपफुली आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ गई होगी. फिलहाल
सेक्रोटम के केस में याद रखना कि सेक्रोटम क्या रोल प्ले करता है। ये टेस्टिस को प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में ये टेस्टिस के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ज़्यादा गर्मी हो गई तो मसल क्या होते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं ताकि टेस्टिस बॉडी के साथ अटैच ना करे, हीट गेन ना करें। और अगर कम टेम्परेचर हो गया होता है तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि टेस्टिस बॉडी से हीट गेन करे। अब है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो मेल गोनेड है, ठीक। सो एज ऑलरेडी नोज, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी हिस्सा है। पेयर टेस्टिस, द टेस्टिस आर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं। दे आर हाउस्ड विद इन द सेक्रोटम। दे आर सराउंडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट लेयर। तो हर एक टेस्टिस के बाहर 2 लेयर होती हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो बाहर की लेयर को ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलते हैं और अंदर की लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो टफ वाइट डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेयर कवरिंग द टेस्टिस इटसेल्फ। Not only does the tunica albuginea cover the outside of the testis, it also invaginate to form septa that divide the testis into 300 to 400 structures called as lobule. तो अब क्या कह रहा है, कहता है कि जो हर एक टेस्टिस के बाहर 2 लेयर हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो जो सेकेंड वाली लेयर है वो हर एक टेस्टिस को 300 से 400 कंपोनेंट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और हर कंपोनेंट को बोलते हैं लोब्यूल। इन एवरी लोब्यूल देयर आर प्रेजेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हर एक लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है और वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको कॉम्प्लिकेट नहीं लग रहा होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, हर एक टेस्टिस के बाहर 2 लेयर हैं। बाहर की लेयर को ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलते हैं, अंदर की लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। अब जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, वो अंदर की लेयर है। तो वो क्या करता है, उस टेस्टिस को बड़े सारे कंपार्टमेंट में, बॉक्सेस में, आपकी लैंग्वेज में बोला जाए डब्बों में डिवाइड कर देता है, जिसे हम लोब्यूल बोलते हैं। और हर एक लोब्यूल के अंदर बड़े सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, 3 से 6। और हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है, ठीक। नाउ ये जो अब एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस यहाँ पे शो हो रही है। The sagittal view show the seminiferous tubule, the site of sperm production. कि seminiferous tubule जहाँ पे sperm की production होती है, form sperm are transferred to the epididymis where they mature. तो कहता है कि seminiferous tubule में जो sperm बने वो कहाँ जाते हैं, epididymis में, वहाँ पे उसकी maturity होती है। They leave epididymis during ejaculation via the ductus deferens. The tightly coiled seminiferous tubule form the bulk of each testis. They are composed of developing sperm cells surrounding a lumen. The hollow center of tubule where form sperm are released into the duct system of the testis. Specifically from the lumen of the seminiferous tubule, sperm move into the state tubule and from there into a fine mesh work of tubule called as rete testis. Sperm leaves the rete testis and the testis itself through the 15 to 20 efferent ductule that क्रॉस द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये क्या कहता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल के चले जाते हैं रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस क्या, अब एक चैनल बन रही है जिससे स्पर्म जो है वो आगे जा रहे हैं। रेटी टेस्टिस के बाद वो एंटर कर जाते हैं कौन से हिस्से में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, अगर आपने ध्यान से सुना है, इफरेंट डक्ट्यूल में। और ये इफरेंट डक्ट्यूल जो है वो एल्बुजिनिया से बाहर निकल जाता है। एल्बुजिनिया क्या थी, जो सेकेंड लेयर ऑफ द टेस्टिस है। इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर 6 डिफरेंट सेल टाइप। दीज इंक्लूड स्पोर्टिंग सेल, ठीक, कॉल्ड एज सिस्टेनिकुलर सेल्स, as well as 5 type of developing sperm cells called as germ cell. Germ cell develop progressive from basement membrane at the perimeter of the lobule toward the lumen, ठीक। तो इसके बाद हम आगे मूव करेंगे, यहाँ पे बात आती है सर्टोली सेल की। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ना स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसे हम सर्टोली सेल बोलते हैं। दूसरा नाम उसका होता है नर सेल। इसका क्या काम होता है, जैसे कि मैंने बताया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है। तो स्पर्म जो है वो बनता है जर्माइनल सेल से। जर्माइनल सेल डिवाइड करते हैं, वो क्या क्या बनाएंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में।
तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि जर्म सेल के डिवीज़न से, उसकी ग्रोथ से, ठीक, तो उसकी मैच्योरेशन से स्पर्म बनता है। ये जो प्रक्रिया है कि जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर ग्रो करेगा, फिर मैच्योर करेगा और फाइनली स्पर्म बनेगा, इस सारी प्रक्रिया में उसे न्यूट्रिशन चाहिए, और ये जो न्यूट्रिशन है वो सर्टोरली सेल प्रोवाइड करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, सर्टोरली सेल प्रेजेंट है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, एंड हाउ इट हेल्प्स by providing nutrition to the developing sperm. From the lumen of the seminiferous tubule, the immotile sperm are surrounded by testicular fluid and move to the epididymis, जैसे हमने पहले पढ़ लिया, a coiled tube attached to the testis, where newly formed sperm continue to mature. Though the epididymis does not take up much room in its tightly coiled state, it would be approximately 6 मीटर। कि ये हैरानगी होगी आपको सोच के कि जो टेस्टिस के साथ जो स्ट्रक्चर है, डेट इज एपिडिडमिस, वो बहुत 6 मीटर इन लेंथ है। तो सोचो वो 6 मीटर की चीज़ कितनी छोटी सी जगह में प्रेजेंट है, कितना कंजेस्टेड होगी वहाँ पे। फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, द इमोटाइल स्पर्म्स आर सराउंडेड बाय टेस्टिकुलर फ्लूइड एंड मूव टू द एपिडिडमिस, a coiled tube to the testis where newly formed sperm continue to mature। जैसे हमने पढ़ा है कि स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बनते हैं, उसके बाद वो एपिडिडमिस में चले जाते हैं। एपिडिडमिस जो है वो आगे फर्दर कनेक्टेड है टू द डक्टस डेफरेंस के साथ, जो एक्सटेंड करता है सुपीरियरली इनटू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इंजुनल कैनाल। इंजुनल कैनाल के बारे में बता दिया, वो वाली कैनाल, वो वाला पैसेज, यहाँ से टेस्टिस डिसेंड डाउन होती है, ठीक, इन द एब्डोमिनल wall। from here the ductus deferens continuously जो continue posteriorly to the pelvic cavity ending posterior to the bladder where it dilate in a region called as ampulla। तो ये बता क्या रहा है कि एपिडिडमिस चलता है, वो आगे वास डेफरेंट बना लेता है, वास डेफरेंट आगे जाके डायलेट हो जाता है, एम्पुला बना लेता है, जो कि डायग्राम में आपको दिख जाएगा। नो स्पाइनल वेजिकल, स्पाइनल वेजिकल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है पीछे भी। अब उसके बारे में थोड़ा सा अलग सा कंपोनेंट दिया हुआ है कि स्पाइनल वेजिकल है क्या। जैसे मैंने बोला स्पाइनल वेजिकल, जैसे बताया था कि स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो एपिडिडिस में जाता है, वास डेफरेन में जाता है, वास डेफरेन जो है वो आगे जाके डायलेट हो जाता है, एम्पुला बना देता है, ठीक। तो एज द स्पर्म pass through the ampulla of the ductus deferens at ejaculation, they mix with fluid from the associated seminal seminal vesicle। The paired seminal vesicle are glands। तो ये क्या है, gland है that contribute approximately 60% of the semen volume। तो जब भी ejaculation में semen रिलीज होता है तो उसका 60% जो है वो खाली secretion है, वो secretion कौन प्रोड्यूस करता है, seminal vesicle, और 40% जो है वो स्पर्म होता है। स्पाइनल वेजिकल फ्लूइड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्रुक्टोज विच इज यूज्ड बाय द स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट एटीपी टू अलो मूवमेंट थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये कह रहा है कि स्पाइनल वेजिकल की जो सेक्रेशन है उसमें फ्रुक्टोज बड़ा ज़्यादा है, जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर इट्स मूवमेंट। द फ्लूइड नाउ कंटेनिंग बोथ स्पर्म एंड स्पाइनल वेजिकल secrete next move into the associated ejaculatory duct, a short structure formed from the ampulla of the ductus deferens and the duct of the seminal vesicle। The paired ejaculatory duct transport the seminal fluid into the next structure, the prostate gland। तो कहता है कि अब यहाँ से secretion आगे बढ़ती है और कहाँ पहुँचती है, prostate gland की तरफ। prostate gland, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, इट इज अबाउट द साइज ऑफ ए वॉलनट। अखरोट के साइज क्या है, द प्रोस्टेट इज फॉर्म्ड ऑफ बोथ मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये मसल भी है और ग्लैंडुलर टिश्यू भी है। ये क्या करता है, इट एक्सक्रीट एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड टू द पैसिंग स्पाइनल फ्लूइड नो कॉल्ड एज सेमन, दैट इज क्रिटिकल टू फर्स्ट coagulate and then decoagulate the semen following ejaculation। The temporary thickening of the semen helps retain it within the female reproductive tract, providing time for sperm to utilize the fructose providing by seminal vesicle secretion। When the semen regain its fluid state, sperm can then pass further into the female reproductive tract। The prostate normally double in size during puberty। At approximately age of 25, it gradually begins to enlarge again, then enlargement does not take usually cause problem।
However, abnormal growth of the prostate or benign prostatic hyperplasia can cause constriction of the urethra as it passes through the middle of the prostate gland, leading to the number of lower urinary tract symptoms such as frequent and intense urge to urinate, a weak stream, and a sensation that the bladder has not been emptied completely. तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जैसे पहले पीछे सेमिनल वेजिकल ने सेक्रेशन प्रोड्यूस की थी, उसमें फ्रुक्टोज था जो कि स्पर्म को एनर्जी देता है। ठीक है, ये कहता है कि जैसे ही वो सेमन जिसमें स्पर्म भी है, फ्रुक्टोज भी है, थोड़ा ओवर आगे आता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो आगे से प्रोस्टेट एक सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है अल्कलाइन सेक्रेशन, जो सेमन को थोड़ा सा थिक कर देता है। वो थिक क्यों करता है? ताकि जब भी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा तो उसे टाइम मिल सके फ्रुक्टोज को कंज्यूम करने की और एनर्जी गेन करने के लिए। और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो लूज हो जाएगा, मतलब उसकी थिकनिंग जो है कम हो जाएगी, तो स्पर्म मूव कर जाएगा फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम के लिए। नो bulbourethral gland, द फाइनल एडिशन टू सेमन इज मेड बाय टू bulbourethral gland, जिसका दूसरा नाम है कूपर ग्लैंड, that release a thick salty fluid that lubricate the end of the urethra and the vagina and help to clean urine residue from the penile urethra. The fluid from these accessory gland is released after male becomes sexually aroused and short before the release of the semen. It is therefore sometimes called pre-ejaculate. It is important to know that in addition to the lubricating protein, it is possible for bulbourethral fluid to pick up sperm already present in the urethra and therefore it may be able to cause pregnancy. तो इसमें इसने कहा कि ये वाला bulbourethral gland ये क्या करता है, यूरेथ्रा की पैसेज को, पेनिस की जो पैसेज है उसे क्लीन करता है कि पहले का कोई स्पर्म या यूरिन पड़ा हुआ है वो साफ़ हो जाए, रास्ता साफ़ हो जाए, ठीक, ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आराम से सेमन को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो जब ये पैसेज को साफ़ कर रहा होता है, तो जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि पहले का पड़ा हुआ कोई स्पर्म या यूरिन उसको उसने क्लीन करना है। तो हो सकता है कि मेल ने इजैकुलेट नहीं किया, सिर्फ यही रिलीज़ हुआ है, अभी मेल ने भी स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन फीमेल के साथ जब कॉपुलेशन कर रहा होगा तो अगर इसकी सिक्रीशन भी रिलीज़ होती है तो पेनिस में पड़ा हुआ पहले का जो स्पर्म है वो भी बाहर आ सकता है और फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि इजैकुलेशन से ही फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, कई बार इजैकुलेशन के बिना भी जो ऑलरेडी यूरेथ्रा के अंदर प्रेजेंट स्पर्म है, रेजिडुअल स्पर्म, वो भी प्रेगनेंसी गेन करवा सकता है। ना हम पढ़ेंगे पेनिस के लिए। तो पेनिस क्या है? इज द मेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। इट इज़ फ्लैसिड फॉर नॉन सेक्सुअल एक्शन सच एज यूरिनेशन एंड टर्जिड एंड रॉड लाइक विद सेक्सुअल एरोजल। व्हेन इरेक्ट, the stiffness of the organ allow it to penetrate into the vagina and deposit sperm semen into the female reproductive tract. तो पेनिस की दो फेज़ होती है, एक होता है फ्लैसिड फेज़ और दूसरा होता है रिजिड फेज़। जब रिजिड फेज़ है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब जब इसके सेक्शन की कटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेनिस के अंदर 3 कॉलम ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक। The shaft of the penis surround the urethra. The shaft is composed of 3 column-like chamber of erectile tissue that span the length of the shaft. Each of the 2 larger lateral chamber is called as corpus cavernosa. ये ऊपर जो आपको 2 बड़े बड़े चैम्बर दिख रहे हैं इसको corpus cavernosa बोलते हैं। Together these make up the bulk of the penis. तो पेनिस का जो मोटापा है मोस्टली इन्हीं की वजह से होता है। बल्क का मतलब ज़्यादातर हिस्सा यही है, ठीक। देन द थर्ड जो है वो है कार्पस स्पोंजियोसम विच कैन बी फेल्ट एज रेज्ड रिज ऑन द इरेक्टाइल पेनिस इज ए स्मॉलर चैम्बर डेट सराउंड द स्पॉन्जी आर ए पेनियल यूरेथ्रा। द एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड एज ग्लैंस पेनिस हैज़ ए हाईली कंसंट्रेशन ऑफ नर्व एंडिंग resulting in very sensitive skin that influence the likelihood of ejaculation. The skin from the shaft extend down over the glands and form a collar called prepuce or foreskin. The foreskin also contain a dense concentration of nerve ending and both lubricate and protect the sensitive skin of the glans penis. तो ग्लैंस पेनिस क्या है? पेनिस का आगे वाला हिस्सा जो थोड़ा मोटा होता है उसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है, जो कि हाईली सेंसिटिव हिस्सा होता है
उसकी सेंसेशन की वजह से ही इजैकुलेशन होती है। बोथ सेक्सुअल एरोजल एंड REM sleep during which dreaming occur can induce an erection. Perineal erection are the result of vasoconstrictivity and enlargement of the tissue because of more arterial blood flowing into the penis than is leaving in the vein. During sexual arousal, nitric oxide is released from nerve ending near blood vessel within the corpora cavernosa and spongiosum. Release of nitric oxide activate a signaling pathway that result in relaxation of the smooth muscle that surround the penis arteries, causing them to dilate. The dilation increase the amount of blood that can enter the penis and induce the endothelial cell in the perineal artery wall to also secrete nitric oxide and perpetuate the vasodilation. The rapid increase in blood volume fills the erectile chamber, and the increased pressure of the filled chamber compresses the thin-walled perineal venule, preventing venous drainage of the penis. The result of this increased blood flow to the penis and reduced blood return from the penis is erection. Depending upon the flaccid dimension of a penis, it can increase in size slightly or greatly during erection, with the average length of an erect penis measuring approximately 15 सेंटीमीटर। तो कहता है कि पेनिस के अंदर जो टिश्यू है, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम हो गया या कैवर्नोसा हो गया, इसमें ब्लड फ्लो जब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है डेट रिजल्ट इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, और जब इसमें ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है तो पेनिस फ्लैसिड हो जाता है। अब पेनिस की इरेक्शन होना या नहीं होना वो दो कंडीशनों के ऊपर डिपेंड करता है। एक एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन वन इज प्रोसीडिंग फॉर रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल एक्टिविटी, एंड सेकंड इज REM साइकिल, जब डीप स्लीप में होता है तब ब्लड की मूवमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो होपफुली बच्चों आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने पढ़ के भी बता दिया और उसमें क्या लिखा हुआ है उसे समझाने की भी कोशिश की हुई है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है, समझना है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे ग्लैंस पेनिस के बारे में बोला हुआ है, जैसे पेनिस के कुछ पावर प्यूसेस के बारे में बोला हुआ है, डेट इज़ फोर स्किन, जो कि लास्ट में मैंने डायग्राम में ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन ये शो किया हुआ है जब ये वीडियो वीगन होती है तब। तो क्योंकि बार बार सेम डायग्राम को मैं रिपीट करना नहीं चाहता था, तो मैंने इनिशियली सारी डायग्राम्स दिखा दी हुई थी, और जब भी आपको उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के किसी आस्पेक्ट को समझना हो कि ये पूरी चीज़ कहाँ पे है, तो वहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो और समझ सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इन केस आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।